अभिनंदन साथियों, राइज इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर आज ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं एक विश्व साहित्य की शानदार कृति मैकबेथ की। शेक्सपियर के द्वारा रचित मैकबेथ वास्तव में विश्व साहित्य के अंतर्गत श्रेष्ठतम स्थान रखती है। ये जॉनर के हिसाब से देखें तो एक ट्रेजेडी है और शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई समस्त ट्रेजेडीज में ये सबसे छोटी ट्रेजेडी है। साथियों, मैकबेथ जो है एक सेनापति है और वो किस प्रकार से एम्बिशियस हो जाता है, उसकी एम्बिशन किस प्रकार से उसके विनाश का कारण बन जाती है, यही इस ट्रेजेडी का मूल कथानक है। चैंपियंस विलियम शेक्सपियर की जो ये ट्रेजेडी है मैकबेथ 1623 में ये प्रकाशित हुई। 5 अंकों में ये डिवाइडेड है। इसकी जो है इसको रेजिसाइड भी कहा जाता है। देखो ये चीज अपने को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, इसको रेजिसाइड भी कहा जाता है। तो रेजिसाइड क्या होती है, देखिए रेजिसाइड क्या होती है, रेजिसाइड को अपन समझ लें थोड़ा सा। रेजिसाइड का क्वेश्चन कई बार बन जाता है। रेजिसाइड यानी कि एक प्रकार से हत्या का प्रतीक है ना। साइड जो शब्द है ना उसमें क्या है कि किलिंग होती है। तो आप देखेंगे सुसाइड यानी आत्महत्या है ना, जैसे फीटिसाइड है ना, फीटिसाइड यानी भ्रूण हत्या, रेजिसाइड यानी रेजिडेंस में हत्या। तो ये रेजिसाइड का ये प्रतीक माना जाता है। विलियम शेक्सपियर की ये सबसे छोटी ट्रेजेडीज में से एक 1623 में ये प्रकाशित हुई। ये ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन कहा जाता है इसको। इसके अंतर्गत आपने कई बार क्वेश्चंस में भी देखा कि ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जो विलेन भी है, विलेनियस हीरो। विलेनियस हीरो का कॉन्सेप्ट आपको मैकबेथ के अंतर्गत मिलता है। तो देखो मैकबेथ के अंतर्गत मैं आपको परिचय करवाऊं। इसके अंतर्गत एक किंग डंकन है जो स्कॉटलैंड के राजा हैं, उनके 2 पुत्र हैं, मेलकॉम हैं, एक डोनाल्ड हैं। उनके प्रमुख सेनापति हैं, उनका नाम मैकबेथ है। उनके जो द्वितीय सेनापति हैं उनका नाम बेंको है। उसके बाद में फिर मैकडफ हैं, उसके बाद में लेनॉक्स हैं और लास्ट में रॉस हैं। दीज आर 5 जनरल्स है ना। और इसमें क्या होता है कि जो काडोर के नवाब हैं उन्होंने स्कॉटलैंड के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। उनके विद्रोह को दबाने के लिए मैकबेथ जाते हैं और फिर वहां से उनकी मुलाकात 3 विचेज से होती है और उन विचेज की भविष्यवाणियों से फिर इस ड्रामा का जो ट्रैक है वो बदल जाता है। वहां से मैकबेथ के मन में एम्बिशंस का जन्म होता है चैंपियंस। तो बेसिकली जो कथानक है वो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के इर्द गिर्द बुना गया है और उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स इसमें या स्पीचेज या फिर अपन कोटेशंस उनको कहें वो इसमें लेकर के आए हैं। विलियम शेक्सपियर के सर्वकालिक महान ट्रेजेडीज में से जो ये मैकबेथ है, इसका पूरा जो टाइटल है ना वो है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ये भी याद रखें आप, द ट्रेजेडी, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ इसका पूरा टाइटल है, जिसको अपन शॉर्ट में मैकबेथ कहते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में मैकबेथ कहते हैं चैंपियंस। तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसके अंतर्गत। और देखें और भी अपन समझ ले कि ये रेजिसाइड का प्रतीक है। अब इसमें क्या है, 5 एक्ट्स हैं। कितने एक्ट्स हैं इसमें? 5 एक्ट्स हैं। तो एक्ट्स का भी ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंतर्गत 5 एक्ट्स हैं। ये 1623 में प्रकाशित हो रही है। ये मैकबेथ की एम्बिशन का प्रतीक है और इसके अंतर्गत लेडी मैकबेथ भी उनका इक्वली साथ देती हैं। इसमें कई कोटेशंस तो बड़ी बेहतर हैं, मतलब जो सेलेक्टेड लाइंस आज अपन ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये तरह तरह की एग्जाम्स में, शिक्षण भर्ती से संबंधित एग्जाम्स में, अपनी ग्रेड फर्स्ट में, एनटीए नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जगह जगह देखने को मिलती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करें और इसको अच्छे से अपन समझ लें। इन पंक्तियों को, इनमें से एक आध आप देखेंगे डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिल सकती हैं। तो 4-5 प्रश्न आपके ग्रेड फर्स्ट में इसमें से आते हैं
उन क्वेश्चंस को क्लियर करवाने में इन क्वोटेशंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो देखो ये जो एक्ट 1 में आप देखते हैं कि इसमें है ना, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये जो क्वोटेशन है या स्टेटमेंट है या कोट है, इसको जारी करने वाली जो है 3 बिचेस हैं। अब ये 3 बिचेस जो है ना, उनकी जो सरदारनी है उसका नाम है हैकेट, ये भी प्रश्न आ चुका है। इन जो बिचेस हैं, बिचेस की जो महारानी है वो है हैकेट, तो हैकेट का भी क्वेश्चन आ चुका है। अब ये बिचेस कहती हैं फेयर इज फाउल, है ना, सही गलत है और गलत ही सही है। एक प्रकार से वो अपनी जो फिलॉसफी है उसको एस्टेब्लिश करते हैं चैंपियंस, और ये वहां से एक तरह से शुरुआत करते हैं कि अब हमारा ये ट्रैक रहने वाला है, हमको गलत को सही और सही को गलत करना है। तो इस ट्रैक पर वो चलते हैं और इसी ट्रैक पर वो आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से देखें अपन अगली कोटेशन को देखें, व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रू। अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि उस काडोर के नवाब को डिफीट करने के लिए, उसको पराजित करने के लिए महाराजा डंकन ने, जो स्कॉटलैंड के महाराज हैं, उन्होंने मैकबेथ के साथ में बैंको को भेजा है। उन्होंने पराजित किया, वापस वो लौट रहे हैं और वापस जो है 3 बिचेस से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान सबसे पहले वो मैकबेथ को काडोर का नवाब कह के संबोधित करती हैं, काडोर का नवाब कह के संबोधित करती हैं। तो बैंको को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन और भविष्यवाणियां प्राप्त करने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उन्हें मैसेज मिल जाता है कि महाराजा डंकन ने मैकबेथ को काडोर का सामंत या काडोर का नवाब घोषित कर दिया है। तो फिर बैंको कहता है कि क्या डेविल सत्य बोल रहा था, क्या डेविल ने सत्य बोला, क्या डेविल सत्य बोल सकता है? डेविल का मतलब यहां पर कौन है? वो 3 बिचेस हैं। डेविल का मतलब यहां पर कौन है? यहां पर डेविल का मतलब वो 3 बिचेस हैं साथियों। तो वो 3 बिचेस जो है ना, उन्हीं को डेविल कहा गया। एक्ट 1 के अंतर्गत ये जो है कोट आता है। तो बड़ा रोचक कोट है। इससे क्या है कि इस प्रकार के कोटेशन से आपकी स्टोरी लाइनअप भी क्लियर होगी, और डिटेल्ड के अंतर्गत तो अपने को टेक्स्ट देखना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि उसको देखे बिना है ना अपन इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो डिटेल्ड में उसको भी देखेंगे। अब देखें आगे अपन चलें तो इसमें देखें कि कोटेशन में किस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। अब देखिए क्या होता है कि इधर जो मैकबेथ हैं काडोर के सामंत को पराजित करके लौट रहे हैं वापस कैपिटल की ओर, और उधर जो है महाराजा डंकन उन्हें अपना भाई कहकर संबोधित करते हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, मंच पर उनको गले लगा रहे हैं। अभूतपूर्व सम्मान मैकबेथ का हो रहा है किंगडम में, लोग गदगद हैं, संपूर्ण राज्य मानो उमड़ आया है उनके स्वागत में। महाराजा डंकन ने प्रोटोकॉल तोड़ करके वो सिंहासन से, मंच से उतर करके नीचे आए और मैकबेथ को लिवा करके ऊपर मंच की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन मैकबेथ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। मैकबेथ के दिमाग में तो प्लानिंग चल रही है, क्योंकि प्रोफेसीज हो चुकी है वहां पे, और जो विचेस हैं उन्होंने कह दिया है स्पष्टतया कि यू विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो उसके मन में यह चल रहा है कि किस प्रकार से डंकन मार्ग से हटेगा और किस प्रकार से मैं स्कॉटलैंड का सम्राट बनूंगा। तो वो यही कह रहा है, अपने आप से कह रहा है कि लेट नॉट लाइट सी, लाइट का मतलब है प्रकाश, माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, मेरी काली और जो मेरी हिडन इच्छाएं हैं, जो मेरे अंतरात्मा में जो इच्छाएं हैं, मेरे अंदर जो दबी हुई भावनाएं हैं, उनको कोई देख ना ले। मैकबेथ कह रहा है कि ये किसी को मालूम नहीं पड़ जाए, क्योंकि अगर किसी को मालूम चलेगा तो दिक्कत होगी। ऐसे सम्मान को पाकर के भी मैकबेथ ऐसा प्लॉट क्यों रच रहा है, इस प्रकार की योजनाएं क्यों बना रहा है। इसीलिए वो कह रहा है कि कोई मेरी ब्लैक और डीप डिजायर्स को देख ना ले। तो देखिए कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपके सॉल्व होते हैं, उसकी प्लानिंग के बारे में आपको पता लगता है, और आपको पता लगता है कि किंग कौन है, किस प्रकार की योजनाएं उसके दिमाग में चल रही है। तो इस प्रकार तभी आप देखते हैं कि टेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चंस को समझने में बड़ी मदद करता है। और बेसिकली अगर आपके पास में टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो समस्या ही नहीं है किसी भी प्रकार की। देखो इसमें कम,
बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट कोट्स में से ये माना जाता है। कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मोर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द toe top full of direst cruelty। एक्ट 1 में ये आ रहा है। अब देखिए मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझा दूं। जैसे ही प्रोफेसीज हुई, उस प्रोफेसीज का मैसेज मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ को भिजवा दिया है। लेडी मैकबेथ योजनाएं बना रही है। ये तो सामान्य स्टूडेंट को भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी ही कि मैकबेथ से ज़्यादा एम्बिशियस लेडी मैकबेथ है। मैकबेथ से ज़्यादा प्लानिंग लेडी मैकबेथ बना रही है। मैकबेथ से ज़्यादा लेडी मैकबेथ क्वीन बनने को उत्सुक है, और मैकबेथ से ज्यादा मैकबेथ के पतन में लेडी मैकबेथ का रोल है। तो उसे एक्चुअली एक तरह से कहा जाता है ना कि देयर आर 3 डेविल्स एंड लेडी मैकबेथ वाज द 4th डेविल। लेडी मैकबेथ को इसमें 4th डेविल कहा गया। क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना, कि 4th डेविल हु हैज बीन कॉल्ड एज ए 4th डेविल। तो 4th डेविल कहा गया लेडी मैकबेथ को इसमें। अब लेडी मैकबेथ के पास में योजना पहुंच चुकी है, उसके दिमाग में योजना बन रही है। उधर जो है मैकबेथ का सम्मान हो रहा है राज्य के अंतर्गत, और लेडी मैकबेथ जो है आह्वान करती है कि बस अब जो मेरी कोमल भावनाएं वो हट जाएं। वो समस्त स्पिरिट्स का आह्वान करती है, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करती है दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स, कि जो नश्वरता की फीलिंग्स आती है ना, उन सबको हटा दें, और विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं नश्वरता के, उन विचारों को मेरे दिमाग से हटा दे। अनसेक्स मी हियर मतलब जो मेरा जो महिला होने की मेरी कमियां हैं, फीमेल वीकनेसेस हैं, वो मेरे से हटा दें। अनसेक्स मी हियर, मुझे जो है एक तरह से न्यूट्रल कर दें। मेरी जो महिला होने की कमजोरियां हैं उनको भी दूर हटा दें। एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू टॉप टो। ये टॉप टो है ना, टॉप टू बॉटम जो आप देखते हैं ना, इडियम है, जो इडियमेटिक एक्सप्रेशन है आपका टॉप टू बॉटम वाला। तो टॉप टो यानी पैर के घुटने से लेकर के ऊपर तक, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम मुझे बिल्कुल भयंकर प्रकार की निर्दयता से भर दे। वो प्रार्थना कर रही है कि मुझे इस प्रकार की निर्दयता दे दे, क्योंकि जब निर्दयता आएगी तभी तो वो किसी की हत्या कर पाएगी। तो वो उन फीलिंग्स का आह्वान कर रही है, अपने अंतर्गत उन फीलिंग्स को वो चाहती है, जिससे क्या हो कि वो एक प्रकार से सामना कर पाए, और उस स्थिति के अंतर्गत वो अपने आप को जो है विजयी निकाल के ले जाए और राजा की वो हत्या कर दें। क्योंकि है ना, उस अवसर पर राजा डंकन ने घोषणा भी कर दी थी कि चूंकि मैकबेथ ने इतना शानदार काम किया है, इसलिए हम उनके घर जाएंगे एक दिन के लिए, और उनके घर पर हम रुकेंगे उस सम्मान का बदला देने के लिए। तो इसलिए महाराज डंकन जो है मैकबेथ के घर पे पधारे, है ना। तो मैकबेथ के घर का नाम है इनवर्नेस। मैकबेथ के घर का नाम क्या है? इनवर्नेस। क्योंकि मैकबेथ राजा डंकन के प्रति वो जो है बड़े उन्होंने बहादुरी के साथ में युद्ध किया, इसीलिए वो डंकन ने कहा कि वो एक दिन उनके महल में आकर के ठहरेंगे। अब देखिए, आई हैव गिवन सक एंड नो हाउ टेंडर इट इज टू लव द बेब दैट मिल्क्स मी। I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out। यहां आपको लेडी मैकबेथ की निर्दयता का पता चलता है। यहां आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है लेडी मैकबेथ उत्सुक थी महारानी बनने के लिए, और किस प्रकार से उसने योजना बना ली थी डंकन को मारने के लिए। डंकन के राजमहलों में अभूतपूर्व सम्मान मैकबेथ का हुआ, और वहां उस सम्मान को प्राप्त करके वो वापस जब इनवर्नेस में लेडी मैकबेथ के पास में आता है और कहता है कि सॉरी, ये अब अपन नहीं कर पाएंगे। वो बैक हो जाना चाहता है, क्योंकि मेरा अभूतपूर्व सम्मान हुआ है, महाराज के हाथों से जनता मेरे लिए पलक पावड़े बिछा रही थी, और महाराज ने कहा कि वो स्वयं एक दिन के लिए हमारे किले में आएंगे रहने के लिए, हमारे मेहमान बनकर के, हमें और क्या चाहिए। सेकंड टू महाराज की पोजीशन मैकबेथ की थी। उसने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है,
लेडी मैकबेथ अब क्रोधित हो गई और लेडी मैकबेथ ने कहा कि तुम किस प्रकार से ऐसे कर सकते हो। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया लेडी मैकबेथ ने कि मैं एक महिला हूँ और मैं दूध पिलाती हूँ अपने बच्चे के लिए, और बच्चे के लिए दूध पिलाने में मुझे कितने आनंद की अनुभूति होती है ये मैं जानता हूँ, कितना कोमल और कितना अच्छा होता है, कितना टेंडर होता है बच्चा। जब बच्चे को मैं दूध पिलाती हूँ, बच्चे को मैं स्तनपान कराती हूँ तो मुझे कितना आनंद की अनुभूति होती है और उसका बच्चे का चेहरा मुस्कुराते हुए रहता है। लेकिन यदि इस प्रकार की महत्वाकांक्षा में कोई भी बच्चा भी मेरे आड़े आएगा तो मैं उस बच्चे के मुंह से निप्पल को खींच करके उसके बोनलेस यानी हड्डियों से रहित, गम्स यानी मसूड़े, यानी कि ऐसे मसूड़े जिनमें दांत भी अभी नहीं निकले हैं, बच्चा छोटा है, बिल्कुल बच्चा शैशव अवस्था में, ऐसे छोटा बच्चा भी अगर इस प्रकार की मेरी महत्वाकांक्षा में सामने आएगा तो डैश यानी फोड़ दूंगी उसके सर को मैं फोड़ दूंगी, उसको पटक करके मार दूंगी। यानी कि लेडी मैकबेथ कह रही है कि उसके मार्ग में कोई सामने नहीं आ सकता, उसकी महत्वाकांक्षा के सामने कोई नहीं आ सकता। इसलिए वो कह रही है कि बच्चे को स्तनपान कराना मेरे लिए प्रिय है, लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार से कोई बच्चा भी मेरी महत्वाकांक्षा में सामने बाधा बन करके आता है तो निश्चित रूप से फिर मैं उसका भी सिर तोड़ दूंगी। यहाँ से उसका पता लगता है लेडी मैकबेथ का कि किस हद तक वो महत्वाकांक्षी हो चुकी थी। और फिर वो कहती है Methought I heard a voice cry, sleep no more. Macbeth does murder sleep. Macbeth does murder sleep, the innocent sleep. मर्डर कर दिया, डंकन का मर्डर कर दिया मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ के साथ में मिलकर के। ठीक है, अब उसके बाद में जो है अब वो सोने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? मैकबेथ का स्टेटमेंट है ये। मैकबेथ क्या कह रहा है कि नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि नींद की हत्या कर दी उन्होंने। किसने? मैकबेथ ने और लेडी मैकबेथ ने। किसको मार दिया? डंकन को मार दिया। कहाँ पर मार दिया? मैकबेथ के महल में। महल का नाम क्या है? इन्वर्नेस है। सोते हुए राजा को मार दिया। तो इसीलिए मीथॉट यानी मैं सोचता हूं, आई हर्ड ए वॉइस क्राई, मैंने एक आवाज को सुना, स्लीप नो मोर, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। कौन कह रहा है? मैकबेथ कह रहा है कि नींद नहीं आएगी। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, क्योंकि मैकबेथ ने मार दिया स्लीप यानी नींद को। नींद के रूप में किसको मार दिया है? डंकन को। द इनोसेंट स्लीप, उस निर्दोष नींद को मार दिया, इसलिए नींद नहीं आएगी। तो ये जो है यहां से उसको अंदाजा होता है। एक्ट 2 के अंतर्गत ये स्टेटमेंट आ रहा है। अब देखिए एक्ट 3 में ये स्टेटमेंट है, दाउ हैज इट नाउ, किंग काडोर ग्लेमिस ऑल एज द बेयर्ड बीमन। बेयर्ड बीमन का मतलब कौन है? वो बिचेज ही हैं साथियों, वो बिचेज ही हैं। इन बिचेज का जो मालिक है या इनकी जो मलिका है वो है हैकेट। कौन है? हैकेट, उसका नाम। हैकेट को याद रखें, हैकेट में से प्रश्न आया है कई बार, है ना। एंड आई फियर दाउ प्लेड मोस्ट फाउली फॉर इट। कौन कह रहा है इसको? बेंको कह रहा है। किसके बारे में? मैकबेथ के बारे में। क्योंकि भविष्यवाणियां किसने सुनी थी? बेंको ने। कहां पर सुनी थी? जंगल में। क्यों सुनी थी? क्योंकि वो मैकबेथ के साथ था। कहां गए थे? काडोर के नवाब को पराजित करने। क्या सुना? आप काडोर के नवाब बनेंगे, आप स्कॉटलैंड के शासक बनेंगे। लेकिन जो बेंको है ना, ये बेंको जो हैं ये शासक नहीं बन पाएंगे, लेकिन इनका पुत्र जो है फ्लियंस वो स्कॉटलैंड का शासक बनेगा। तो देखिए इसमें जो बेंको है ना, बेंको उसी चीज को याद कर रहा है चैंपियंस, और वो याद करते हुए कह रहा है कि तुम्हें सब कुछ मिल गया, तुम किंग बन गए, काडोर तुम्हें मिल गया, ग्लेमिस मिल गया, तुम्हें सब कुछ मिल गया। जिस प्रकार से बेयर्ड बीमन ने यानी कि उन बिचेज ने, उन 3 बिचेज ने जिस प्रकार से भविष्यवाणी की थी वो सारी चीज आपको मिल गई। लेकिन तुमने मैकबेथ इनके लिए बड़ी जो सबसे बुरा काम कर सकते थे वो भी तुमने किया, बुरे से बुरा काम तुमने किया। इन सब के लिए तुमने जो है फाउली, बुरे से बुरा काम किया। ये कौन कह रहा है? मैकबेथ कह रहा है। तो मैकबेथ की इस बात को कौन कह रहा है? बेंको कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? मैकबेथ के बारे में कह रहा है। अब देखिए राज्य में स्थिति बदलने लगती है और राज्य में जगह जगह एक तरह से असंतोष है ना, और एक तरह से विद्रोह, विरोध जैसी स्थिति आ जाती है। इन विरोधियों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था मैकडफ।
और डोनाल्ड वेन और जो मैल्कॉम है वो तो वहाँ से भाग ही चुके थे। तो इसमें अपन देखते हैं चैंपियंस कि यहाँ पर एक बदलाव का जो क्षण है या बदलाव की जो बयार है वो यहाँ पर बहने लगती है। अब ऐसी स्थिति में जो मैकबेथ है वो परेशान हो जाता है और वो इन बिचेज की तलाश में जाता है। अब बिचेज का जो वहाँ पर दृश्य है, उन्होंने एक कढ़ाई जो है ले रखी है, उसमें वो सूप उबाल रही हैं, उसमें छिपकलियाँ और विभिन्न प्रकार की छोटे छोटे मेंढक और विभिन्न प्रकार की चीज़ें उसमें डाल रखी हैं और बड़ा टेस्ट और आनंद का अनुभव कर रही हैं। उसी दौरान उनकी जो महारानी है हैकेट भी वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि वाह, बड़ा शानदार कार्य चल रहा है। मैकबेथ को देख करके वो प्रसन्न हो जाती हैं और मैकबेथ उनसे पूछता है कि तुमने जो भविष्यवाणियां की थी मेरे बारे में, उनका अर्थ आखिर है क्या? मुझे क्यों परेशान तुमने किया? मेरे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आ गई हैं उस घटना के बाद में। तो फिर जो 3 बिचेज हैं वो एक भूतों की श्रृंखला लेके आती हैं, एपेरिशन। इसमें एक एपेरिशन शब्द आपको देखने को मिलेगा। ये एपेरिशन का मतलब है भूत या भूत जैसी आकृतियां। तो छोटे छोटे बच्चों की वो भूत लेकर के आती हैं और वो भविष्यवाणी करते हैं। तो उसमें जो पहला भूत है ना, वो भविष्यवाणी करता है, यू शुड बी बिवेयर ऑफ मैकडफ। मैकडफ से सावधान रहना, मैकडफ से सावधान रहना, ये पहली भविष्यवाणी आती है। तो मैकबेथ कहता है कि इतना तो मैं भी जानता हूं कि वो दुष्ट है, उससे मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है। अब देखिए दूसरी और तीसरी भविष्यवाणियां जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा सा अपन क्लियर कर लें। नन ऑफ वुमन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, एक्ट 4 में आ रही है। और ये जो है ना, एक ब्लडी चाइल्ड का एक भूत आता है, ब्लडी चाइल्ड का, खून से सना हुआ एक भूत आता है। वो कहता है कि कोई भी माँ के कोख से पैदा हुआ बालक मैकबेथ को परेशान नहीं कर सकता। मां के कोख से पैदा हुआ बच्चा मैकबेथ को नहीं मार सकेगा। अजय होने का वरदान दे दिया एक तरीके से मैकबेथ के लिए। आगे देखिए जो नेक्स्ट में जो है ना, थर्ड एपेरिशन है ना, एक चाइल्ड क्राउंड, एक बच्चा जिसने जो मुकुट पहन रखा है ना, बच्चा क्या है, वो भूतनुमा एक आकृति है बच्चे की जिसने मुकुट पहन रखा है और उसके हाथ में एक ट्री है, उसके हाथ में एक पेड़ है। इनको सबको याद रखना है अपने को। वो क्या कहता है कि मैकबेथ शैल नेवर वैंक्विश्ड बी, मैकबेथ को कभी नहीं जीता जा सकता, मैकबेथ को कभी पराजित नहीं किया जा सकता जब तक ग्रेट बिर्नम वुड, ये जंगल का नाम है, किसका नाम है, ये जंगल का नाम है। जैसे अपना रणथंभौर का जंगल हो, जैसे अपना कोई विशेष जंगल हो, तो वो जंगल जो है ना बिर्नम वुड, उस जंगल का नाम है बिर्नम वुड। तो चैंपियंस देखो कि वो बिर्नम वुड उठ करके और डंसीडेन की पहाड़ियों तक, डंसीडेन की पहाड़ियों तक अगर वो चल करके नहीं आ जाए तब तक मैकबेथ को पराजित नहीं किया जा सकता। 2 को याद रखें अपन। सेकंड वाली है कि कोई भी जो है स्त्री के कोख से पैदा हुआ बालक नहीं मार सकता मैकबेथ को, और जब तक बिर्नम वुड चल करके डंसीडेन की पहाड़ियों तक नहीं आ जाए तब तक जो है मैकबेथ को पराजित नहीं किया जा सकता। यह आपके एक्ट 4 में कोटेशन आता है। अब देखिए लेडी मैकबेथ क्या कह रही है, आउट डैम्ड स्पॉट, आउट आई से 1 2 व्हाई देन it's time to do it, hell is murky, fie my lord, fie a soldier and a feared। अब देखिए परेशान है लेडी मैकबेथ, और लेडी मैकबेथ एक्ट 5 आ चुका है। ये लेडी मैकबेथ अपने अंत के करीब भी आ चुकी है, पूरी रात घूमती रहती है और इसी को विद्वान लोग स्लीप वॉकिंग सीन के नाम से जानते हैं। स्लीप वॉकिंग सीन किसमें है, मैकबेथ में है। किससे संबंधित है, लेडी मैकबेथ से संबंधित है। क्या करती है, पूरी रात घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है, कि नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि डंकन को मार तो दिया। तो डंकन को मारने का जो भाव है वो इसके अंतर्गत। अब उसके जो खून लगा हुआ है हाथों पर, तो मैकबेथ ने कहा था कि धो लेंगे तो मिट जाएगा, लेकिन वो मिटता नहीं, क्योंकि उसकी साइकी में ये समा गया है चैंपियंस, उसके मन में वो समा गया है, अरे डैम्ड स्पॉट, ये जो स्थान है ये साफ ही नहीं होता। आई से 1 2 व्हाई देन इट इज टाइम टू डू इट। अब ये करने का समय है, ये कुछ करने का समय है। हेल इज मर्की, वो कहती है कि हेल तो अंधेरे से घिरा हुआ है, कालिमा से घिरा हुआ है, मैं जानती हूं इसको पहले से ही। तो उसके मन में हेल को लेकर के फीलिंग्स आ रही हैं। फाई माई लॉर्ड, फाई ए सोल्जर एंड अ फियर, अरे छी छी
एक सैनिक होकर के तुम डरते हो। कुल मिलाकर के विभिन्न प्रकार की फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स उसके मन में आ गई हैं जो उसे डराती रहती हैं। और यहीं पर इन्हीं स्लीप वॉकिंग सीन के दृश्य के अंतर्गत वो घोषणा करती है कि देखो, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल। अरे देखो, इन हाथों में अभी भी खून की जो बदबू है वो है, खून के निशान भी अपने हाथों में हैं। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। एग्जैजरेशन का, हाइपरबली का संसार के साहित्य में सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जानते हैं अरब का इत्र विश्व प्रसिद्ध है, उसकी खुशबू विश्व प्रसिद्ध है, और वो लेडी मैकबेथ के हाथों को मीठा मधुर खुशबू युक्त नहीं कर पा रही है, तो ये हाइपरबली का एग्जाम्पल है। तो लेडी मैकबेथ कहती है, देखो इन हाथों से ये बदबू जाती क्यों नहीं? समस्त अरब की खुशबू भी, समस्त अरब की इत्र भी मेरे हाथों को खुशबूदार नहीं बना सकेगी। तो वो बड़ी दुखी होती है और बड़ी पीड़ा युक्त होती है, और इसके बाद में उसकी मृत्यु का जो समाचार है वो मैकबेथ तक पहुंचता है। और फिर मैकबेथ तक जब पहुंचता है ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सोलिलॉकी जो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सोलिलॉकी जो है विश्व साहित्य की अनुपम धरोहर, जिसमें शेक्सपियर एक बहुत जबरदस्त फिलॉसफी का प्रणयन करते हैं, एक शानदार फिलॉसफी लेके आते हैं। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in this petty pass from day to day, life's but a walking shadow. Life is but a walking shadow. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale. It is a tale told by an idiot, full of sounds and fury signifying nothing. कहता है मैकबेथ, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, और सोलिलॉकी फिर वो बोलता है कि मुझे हमेशा कहा गया कि कल 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 अच्छा होगा, कल का इंतज़ार करो, लेकिन मैं हमेशा से इंतज़ार करता रहा हूँ कल का। ये लाइफ है ना, ये जो जीवन है, ये एक घूमती हुई परछाई की तरह है। इसके अंतर्गत कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है, सब कुछ मीनिंगलेस है, सब कुछ अर्थहीन है। यहाँ पर अपन आते हैं, अपने काम को करते हैं, और फिर हमें सुनाई नहीं देता, हमारी आवाज़ें मिट जाती हैं। और ये जो टेल है, ये कहानी है, ये जीवन रूपी जो कहानी है ना, इसमें कुछ भी अर्थ नहीं है, ये सिग्निफाइंग नथिंग है, निस्सारता है इसके अंतर्गत, अर्थहीनता है इसके अंतर्गत। इसको किसी मूर्ख के द्वारा कहा गया है। इसमें साउंड एंड फ्यूरी, इसमें चारों तरफ साउंड और फ्यूरी, इसमें एक तरह से दुख, परेशानी, आवाज़ भरी हुई है, सिग्निफाइंग नथिंग, लेकिन कुछ नहीं है। अब देखिए, साउंड एंड फ्यूरी है ना, ये विलियम फॉकनर का एक कृति है। विलियम फॉकनर ने इसको टाइटल के रूप में अपना लिया, साउंड एंड फ्यूरी को। तो शेक्सपियर की तो पंक्तियां भी बड़ी मधुर हैं, और वो विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं, बड़ी पॉपुलर हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैकबेथ की कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को अपन ने देखा, समझा। ये कोटेशंस आपके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेंगी। थैंक यू।